Hello everyone, so myself Jyoti Sahu and I'm a second year MBBS student at GMERS Medical College गांधीनगर. So मैंने अपने नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2024 में एंड आई क्लियर्ड इट विथ 643 मार्क्स आउट ऑफ 720 एंड दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली एंड आई यूज्ड टू स्टडी ऑनलाइन. मैं सुबह स्कूल जाती थी और दोपहर में ऑनलाइन बैच से प्रिपरेशन करती थी. सो टुडे आई एम हियर टू टॉक यू विथ अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ कि नोट्स कैसे बनाने हैं नीट के टाइम पे. सो बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, और ये तीनों सब्जेक्ट्स की डिमांड्स अलग होती है, तो तीनों के नोट्स भी अलग तरीके से ही बनाने चाहिए. स्टार्टिंग विथ फिज़िक्स, तो फिज़िक्स के लिए मैंने एक A4 साइज़ की नोटबुक ली थी, वाइट पेजेस वाली, एंड उसमें मैं नोट्स कैसे बनाती थी, सर जो भी थियरीज़ लिखवाते थे क्लास में, ऑनलाइन बैच में ऑफकोर्स, मैं वो सारी थियरीज़ लिखती थी, डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट चीज़ें, शॉर्ट ट्रिक्स, एंड कौन सा फार्मूला है जो किसी और फार्मूले जैसा सिमिलर है, एसोसिएट करके बना सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूलाज जो होते हैं वो सब कुछ करती थी. सारी थियरीज़ लिखी, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे, एंड फिर सर क्वेश्चन करवाते थे तो मैं क्वेश्चंस करती थी. स्टार्टिंग में मैंने ऐसा किया था कुछ चैप्टर में कि मैं सारे ही क्वेश्चंस लिख रही थी सर ने जितने करवाए. देन आई नोटिस्ड कि एक एक चैप्टर में 150-200 ऐसे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, एंड फिर नोट्स बहुत बड़े हो जाते हैं. और जब भी आपका टेस्ट आता है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि टेस्ट के पहले आप 3 या 4 चैप्टर्स एक साथ रिवाइज कर सको, क्योंकि 3 या 4 चैप्टर ऑलमोस्ट एक 250 पेज वाली नोटबुक भर देते थे, तो आप नहीं कर पाते हो. सो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा आइडिया ये होगा कि आप सारे पॉइंट्स लिखो, सारी थियरी लिखो, सारे डेफिनेशन लिखो, जो भी एक नए चैप्टर में स्टार्ट हो रहा है वो सब आपने लिख लिया. सर ने क्वेश्चन करवाना शुरू किया तो आप क्वेश्चंस करो, पहले के 2-3 क्वेश्चन करो, एंड फिर उसके बाद आप बाकी के सारे क्वेश्चन साथ में एक रफ़ नोटबुक लेके बैठो और वो रफ़ नोटबुक में करो. क्यों सिर्फ पहले के 2-3 क्वेश्चन हमें फेयर नोटबुक में ऐसे लिखने हैं, नोट करने हैं? बिकॉज क्योंकि आपने जो भी नई थियरी लिखी है, नया फार्मूला लिखा है, तो जब आप उसे गो थ्रू करोगे तो आपके पास कोई क्वेश्चन भी होना चाहिए साथ में, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अच्छा ये फार्मूला है, इसकी ये थियरी है. जैसे हम बहुत सारे फार्मूलाज देखते हैं, जैसे यंग्स लॉ हो गया, वो सॉलिड्स वाले चैप्टर में है, तो यंग्स लॉ हो गया, तो उसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आपके पास थियरी के नीचे 2-3 क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए ऑफकोर्स, सो दैट यू कैन रिलेट ऑल दोज थिंग्स टुगेदर एंड कैन अप्लाई दोज थिंग्स इन द क्वेश्चन. ओके, वो होना चाहिए. और मैंने क्यों कहा कि आपको दूसरे सारे क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो वहाँ कर लिए, बाकी के सारे क्वेश्चन आपको रफ नोटबुक में सॉल्व करने हैं, क्योंकि आप यंग्स लॉ पे सर ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चन करवाएंगे, तो फिर आप 15 to 20 क्वेश्चन नहीं लिख सकते हो वहाँ पे, क्योंकि फिर वो करोगे, फिर उसके दूसरे बाद वाली जो थियरी होगी वो लिखोगे, एंड फिर उसके फार्मूलाज, उसके फिर वापस से 20 क्वेश्चन, तो नोट्स बहुत बड़े हो जाने वाले हैं. सर क्यों करवा रहे हैं 20 क्वेश्चन? तो उनका मेन थिंग ये होता है कि मैं बच्चे को कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसका क्वेश्चन सॉल्विंग पावर यहीं पे कंप्लीट कर दूँ, उसे यहीं पे सारे तरह के क्वेश्चंस करवा दूँ, सो दैट बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए. तो आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पर आपको रफ़ में करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए है, तो हम प्रैक्टिस रफ़ में करेंगे इसलिए. और क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप एक आध क्वेश्चन में अटक गए, आपको लगा ये क्वेश्चन तो बहुत ट्रिकी है, मैं अभी नहीं सॉल्व कर पाया और मैं 4-5 दिन बाद वापस से गो थ्रू करूँगा तो ये क्वेश्चन तो पक्का ही भूल जाऊँगा, तब वो क्वेश्चन भी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लो. सो बेसिकली आपने क्या किया, फिज़िक्स में एक पेपर लिया, मतलब नोटबुक ली, नोटबुक में आपने सबसे पहले हेडिंग डाली, डेफिनेशन लिखा, फार्मूला लिखा, और उससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन कर दिए. ऐसे करके आपको अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देना है. एंड एट द एंड आप देखोगे कि जो एक नॉर्मल नोटबुक बनती है जिसमें सारे क्वेश्चन होते हैं, और एक दूसरी नोटबुक जिसमें आपने सिर्फ कुछ IMP क्वेश्चंस लिखे और सारी थियरीज़ लिखी है, उन दोनों में कितना डिफरेंस आ जाता है. मतलब एक बहुत मोटी हो जाएगी और एक बहुत पतली नोटबुक बनेगी, जो कि रिवाइज़ करने में बहुत हेल्पफुल होगी. और इस चीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि अभी तो आप कह दे रहे हो कि रफ नोटबुक में सॉल्व करो, पर जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे तब क्या हम वो 4 क्वेश्चन करके उठ जाए जो हमने फेयर में लिखा है? नहीं. तो जनरली आप अपनी रफ नोटबुक भी अपने पास ही रखो जिसमें आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे,
एंड फिर जब भी आप वो चैप्टर का रिविज़न करने बैठो तो फेयर नोटबुक रफ नोटबुक साथ में लेके बैठो। फेयर नोटबुक से आपको टेस्ट के टाइम पे प्रिपरेशन करनी है, नीट के टाइम पे प्रिपरेशन करनी है, और रफ नोटबुक से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा 4-5 महीने बाद नीट है, तो मैं कैसे प्रिपेयर करती, मैं दोनों नोटबुक साथ लेके बैठती। सबसे पहले फेयर नोटबुक से सारे डेफिनेशन सारी थियोरी पढ़ लेती। जैसे हम यंग्स फार्मूला की बात कर लेते सबसे पहले, तो यंग्स फार्मूला पढ़ लेती। एंड फिर पढ़ा फेयर नोटबुक से, उसमें जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे थे वो लिख दिए मैंने, मतलब सॉल्व कर लिए मैंने। एंड देन फिर मैं रफ नोटबुक पर ट्रांसफ़र हो जाती, उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो सब प्रैक्टिस करती वापस से। एंड अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स मिलते ही हैं ऑफकोर्स, तो आप रफ नोटबुक साथ ना लेके बैठो, आप नोट्स में से भी देख सकते हो सारे क्वेश्चंस एंड फिर वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज़ अ थिंग कि आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे। और मैंने छोटी छोटी नोट्स इसलिए बनाने को कहे क्योंकि लॉन्ग नोट्स बनाना लॉन्ग टर्म में फिजिबल भी नहीं होता और आप उसे रिवाइज भी नहीं कर पाओगे टेस्ट के पहले। एंड देन अगर फिर मेरा कल टेस्ट है तो मैं टेस्ट के टाइम पे कैसे पढ़ूंगी, तो फिर मैं टेस्ट के टाइम पे रफ नोटबुक नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिवाइज तो किया हुआ ही है। तो फिर मैं सिर्फ फेयर नोटबुक उठाऊंगी, सारे इंपॉर्टेंट थियोरी फार्मूला फटाफट लिखूंगी, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके एंड आई एम डन विद माई प्रिपरेशन फॉर टेस्ट। सो दिस इज़ आई वुड डू एंड आई हैज़ डन फॉर माई फिज़िक्स। एंड नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के लिए मैंने कैसे किया था। केमिस्ट्री के लिए बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए सेम मैंने यही फार्मूला अपनाया था जो मैंने फ़िज़िक्स के लिए अपनाया है। सारे क्वेश्चंस नहीं लिखती थी, थियोरी लिखा, डेफिनेशन लिखा, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखे। जो 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाद में जाके भूल जाऊंगी, वो सारे क्वेश्चंस नोट डाउन किए फेयर नोटबुक में, और बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए रफ नोटबुक में। मैं दोनों साथ लेके बैठती थी। तो फिर फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए ऐसे किया, सेम टेस्ट के टाइम पे क्या किया, रफ फेयर साथ लेके बैठे, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डाली एंड मतलब रिविजन करने के लिए। एंड इफ़ मेरा नेक्स्ट डे ही टेस्ट है तो सिर्फ मैं फेयर नोटबुक लेके बैठूंगी, फटाफट गो थ्रू कर लूँगी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को एंड आई एम रेडी फॉर माई टेस्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको सर जितनी चीज़ें लिखवाए बुक में, मतलब वो बोर्ड पे जितनी ही चीज़ें लिख रहे हो आपको सब लिखना है बुक में, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट फैक्ट्स। आप जितने फैक्ट्स लर्न कर सकते हो आप करो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी वेरी फैक्चुअल। मतलब अगर आपके याद करने की शक्ति बहुत ज़्यादा है तो ही आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एंड आई हैव परफॉर्म वेल। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि सर जितना करवाए करो, सब लिखो और सब बहुत बार रिवाइज़ करो, क्योंकि रिवीजन करने से आपके सारे फैक्ट वापस ब्रश अप होते रहते हैं, माइंड शार्प होता है। सो दिस विल हेल्प। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सिंपल नोट्स बनती है, जो सर ने कहा है वो सब लिख डालो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे सब कर डालो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिक्स जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफकोर्स नहीं होते, कि फिजिक्स में ऑफकोर्स एक क्वेश्चन होगा उसका 1 पेज जितना लंबा सॉल्यूशन भी जा ही सकता है। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल लाइक कि आपने माइंड में कैलकुलेशंस किए, माइंड में आपने फैक्ट रिवाइज किया एंड आपने आंसर टिक कर दिया। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सॉर्टेड है, आपको सारी चीज़ें लिखनी है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लिखी देनी है। सो डन। देन कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट नेम्ड रिएक्शन। सबसे पहले स्टार्टिंग में आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बेसिक्स होते हैं, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर। तो ये सारी चीज़ों में आप इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखो, मतलब सबसे पहले डेफिनेशन वगैरह लिख दिए, 2-3 नोमेनक्लेचर, 5 नोमेनक्लेचर कर दिया, ओके। एंड फिर आप रफ में प्रैक्टिस करो, क्योंकि नोमेनक्लेचर इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। एंड फिर कोई एक बहुत बड़ा सा बहुत हार्ड सा नोमेनक्लेचर आ गया जिसमें 5-6 फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो क्या करोगे। अपने सर की हेल्प से तब तो सॉल्व कर लिया, पर बट ऑब्वियस है कि आप 1-2 महीने बाद वो भूल जाओगे, तो उसे भी नोट डाउन कर ही लो। कर लिया। नाउ कम्स टू नेम्ड रिएक्शन। तो नेम्ड रिएक्शन में नेम लिखा, उसका जो भी होता है कि यहाँ पे सोडियम रिएक्ट कर रहा है रिएक्टेंट के साथ, प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, ये बाय प्रोडक्ट होगा, वो सारी चीज़ें आपने लिख ली। 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर वापस से रफ में प्रैक्टिस करो। रफ में प्रैक्टिस किया एंड देन कोई एक तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया सेम एज फिजिक्स जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो आप रफ में सॉल्व करो एंड सेम टाइम पे आप उसे फेयर में नोट डाउन कर लो। क्योंकि ये जो टफ़ क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि हमने एक टफ़ क्वेश्चन सॉल्व किया ना, उसके अंदर 2-3 ईजी कॉन्सेप्ट तो आ ही जाते हैं, तो आपको टफ़ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आने चाहिए। सो दिस वाज ऑल फॉर
chemistry, and now coming to bio. So bio is all about learning and diagrams, most important. So bio was my favorite. मेरा most favorite था physics, but I got least marks in physics. So this is an irony. And bio के लिए bio is very good if you are good at learning. And सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बायो में करनी है, मैम जो नोट्स लिखवा रही है, मैम ने बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी है आपको सब बायो में लिखनी है, क्योंकि बायो बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, बहुत इजी होता है. मैं बायो को तब पढ़ती थी जब मुझे माइंड रिफ़्रेश करना होता था. जैसे मैंने फ़िज़िक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ ली और मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं बायो पढ़ती थी. एंड फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया, पूरे दिन वही पढ़ा एंड आई एम वेरी टायर्ड नाउ, तो मैं बायो पढ़ लेती थी. तो बायो वॉज वेरी गुड, वेरी रिलैक्सिंग सब्जेक्ट फॉर मी. तो बायो के नोट्स कैसे बनते हैं? बायो के नोट्स बनते हैं जो मैम लिख रही हैं बोर्ड पे सब लिख डालो, सब लिख दिए. एंड डायग्राम से बहुत अच्छे से फोकस करना. मैम ने जो भी डायग्राम बनाए माइन्यूट चीज़ों पे ध्यान देना. सारे डायग्राम्स बनाए नोटबुक में, मैम और सर जो भी बनवा रहे हैं बनाए. एंड फिर सारे लेबलिंग्स करो, अच्छे से करना. लेबलिंग्स करें और उसके बाद फिर जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं लेबलिंग्स में, जैसे अगर मैंने ओवम बनाया है तो ओवम में आएगा कोरोना रेडिएटा, तो आपको कोरोना रेडिएटा पे ऐसे स्क्वायर बना देना है, सो दैट अब जब भी अपने नोटबुक के पेजेस पलट रहे हो, आपने वो इमेज देखी तो सबसे पहली नज़र आपको कोरोना रेडिएटा पे पड़ेगी. एंड दिस विल फॉर्म अ पिक्चर मेमोरी इन योर माइंड. सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट. एंड बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते ही हैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद. तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नोटबुक में ना लिखो तो भी चलेगा. इट्स मतलब आपको याद रह जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद नहीं रहे, तो बुक के ऊपर थोड़ी सी स्पेस होती है, वो मार्जिन वाली स्पेस, तो आप वहाँ पे छोटा छोटा लिख सकते हो. जैसे मैं ये करती थी. ऑफकोर्स मैं वहाँ पे लिख देती थी कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि वो पूरी बुक में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो मैं उसे बुक के अंदर ही नोट कर देती थी या फिर नोटबुक में नोट कर देती थी. तो ये आप भी कर सकते हो. दिस विल हेल्प यू. एंड आपको पिक्चर्स पे बहुत ध्यान देना है, जो भी डायग्राम्स वगैरह होते हैं, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हमने डायग्राम ना पढ़ा हो तो फिर हमें वहाँ जाके बहुत रिग्रेट होता है एग्ज़ाम में कि कितना इजी क्वेश्चन था, हमें नहीं आया. सो डायग्राम से फोकस करना है, लेबलिंग्स पे फोकस करना है. कई बार वो पूरा डायग्राम देते हैं और लेबलिंग का एक पॉइंट मिस कर देते हैं, जैसे वहाँ पे एरो कर देंगे और ए लिख देंगे, बताओ ये ए जो है वो क्या है, तो आपको फिर लेबलिंग आनी चाहिए. सो फोकस ऑन योर लेबलिंग्स एंड मेक योर नोट्स. और मैंने यहाँ पे साइड में अपने नोट्स भी दिए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो रेफरेंस के लिए कि कैसे बनाए थे. एंड वन मोर थिंग इज़, मेरे फिज़िक्स वाले सर ने मुझे सिखाई थी. वो हर चैप्टर के बाद बोलते थे ना कि जब भी बच्चे होते हैं ना, जब भी फिज़िक्स का एक नया चैप्टर शुरू होते हैं तो उसे एक नई उम्मीद की तरह देखते हैं कि पिछला वाला समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, भगवान करे ये चैप्टर समझ आ जाए. सो मैं अपने हर चैप्टर के ऊपर, जब भी एक नया चैप्टर शुरू होता था, मैं उसके ऊपर नई उम्मीद लिखा करती थी. एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फॉन्ड मेमोरीज फ्रॉम माई नीट प्रिपरेशन टाइम. एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप भी ऐसी कोई छोटी सी चीज़ करो, सो दैट जब भी मैं वो पेजेस पलटाया करती थी, कोई नया चैप्टर खुलता था और मैं उसके ऊपर नई उम्मीद देखती थी, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि यस, मतलब आप छोटी छोटी चीज़ें करो जो आपको आपकी स्टडीज़ से कनेक्ट करके रखे. कोई कोट लिख दो कोई नए चैप्टर के ऊपर, सो दैट इट विल एनर्जाइज यू टू स्टडी. एंड अगर आपको कोई भी चीज़ अपनी पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो सारी चीज़ें अपनी पढ़ाई से जोड़ो, अपने नोट्स में लिखो. जैसे जो बुक का फर्स्ट पेज होता है, मैं वहाँ पे कई सारे कोट्स लिख दिया करती थी. जैसे मैंने एक बार लिखा था केमिस्ट्री की बुक के आगे कि वेलकम टू नीट प्रिपरेशन, क्योंकि मेरी संडे को फर्स्ट क्लास हुई थी एंड सर ने क्लास स्टार्ट होते ही ये लाइन बोली थी कि वेलकम टू नीट प्रिपरेशन बच्चों, अब संडे को भी आपकी क्लासेस होंगी, तो मैंने वो लिख दिया था. सो दिस रिमाइंड्स मी एवरी टाइम कि नाउ आई हैव टू स्टडी ऑन संडेज़ ऑल्सो. ऑफकोर्स मैं बचपन से बहुत अच्छा परफॉर्म करती आती थी स्टडीज़ में, बट मैं संडेज़ को इतना नहीं पढ़ती थी. इट्स ओके, इट्स चिल पिल. बट नीट के टाइम पे मैंने बहुत पढ़ा है, संडे हो, सैटरडे हो, फेस्टिवल्स हो. एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग भी पढ़ो, बहुत पढ़ो, क्योंकि अगर थोड़ा पढ़ने से, थोड़ी मेहनत करने से अगर आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है तो ऑफकोर्स आपको करनी ही चाहिए. एंड बहुत सारा पढ़ो, बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज़ दो, MCQ सॉल्व करो,
और अगर आपको कोई भी डाउट है नीट प्रिपरेशन रिलेटेड तो आप मुझे लिख सकते हो, कमेंट डाउन कर सकते हो, एंड आई विल surely address your issues. And thank you so much, and subscribe for more such content.